हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम नंबर 1 में। दोस्तों एक बार फिर से मैं नीरज मौर्य आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। इसके पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको पूर्व वैदिक काल के बारे में बताया गया था, तो आज हम लोग जो है इसी रिलेटेड में मतलब वैदिक सभ्यता के बारे में जो है चर्चा करेंगे। वैदिक सभ्यता के टॉपिक में उत्तर वैदिक काल आपका है, इस वैदिक काल के बारे में आज हम लोग जानकारी को प्राप्त करेंगे। इसके पहले वीडियो में आपको पूर्व वैदिक काल के बारे में बताया गया था, तो पूर्व वैदिक काल आपको डिटेल में सारी चीजें बता दी गई थी, कैसे क्या इसमें धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन कैसा था और इसका आर्थिक जीवन कैसा था पूर्व वैदिक काल का। जैसे ही हमारा पूर्व वैदिक काल खत्म होता है उसके बाद हमारा उत्तर वैदिक काल आ जाता है। पूर्व वैदिक काल का जो ड्यूरेशन था वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी था। अब उत्तर वैदिक काल का जो ड्यूरेशन है जो इसमें जो है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है। अच्छा, इसमें बताया गया पूर्व वैदिक काल में ये बताया गया था आप लोगों को कि वहां के लोगों का जो जीवन था वो कबीलाई जीवन था। राजा जो है वहां राजा पर जो है उतना ज्यादा अधिकार नहीं था कि वो जो है किसी भी निर्णय को बहुत अच्छे तरीके से जल्दी ले सके। तो धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। आपको हमारे चैनल के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता को बताया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के 4 वीडियो हमारे चैनल में पड़े हुए हैं। जब तक आप वीडियो को शुरू से नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब हम बात करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। तो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड आपका उत्तर वैदिक काल आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल जो है 1000 बीसी के पास लोहे के खोज ने संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया। जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी। वैदिक जो हमारा पूर्व वैदिक काल था, पूर्व वैदिक काल में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला था जिससे लोहे की खोज हुई थी। लेकिन एक चीज आपको हम बताते, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है बताया गया था कि तांबा और टिन इन सब की खोज हुई थी, लेकिन ये उतना जो है महत्वपूर्ण नहीं था। कहने का मतलब उतना मजबूत नहीं था जिससे कि जो है आने वाली पीढ़ियों को जो है उससे उनका राजनीतिक या आर्थिक जीवन व्यवस्थित हो सके या सामाजिक जीवन व्यवस्थित हो सके। तो इसलिए धीरे धीरे जब समय बीतता गया वैसे वैसे जो है आदिमानव लोगों ने जो है धीरे धीरे आविष्कार और खोज करते गए। तो 1000 बीसी के आसपास जो हमारा है उन्होंने लोहे की खोज की थी और आपको बेसिक डिटेल बता दी गई है कैसे क्या है। हमारा जो वैदिक सभ्यता कहाँ से शुरुआत हुई आपको पता है, आर्यों ने इसकी खोज की थी। आर्य को जो है वैदिक सभ्यता का निर्माण करता माना जाता है। तो यहाँ से लोहे की खोज जो है 1000 बीसी के आसपास हुई थी, उसी लगभग में हुई जो ये लोहे की खोज हुई थी। लोहे की खोज एक ऐसी खोज हो गई थी वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल में कि जिससे यहाँ के लोगों का जो है वो राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन इनमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। कहने का मतलब लोहा एक ऐसा उनका व्यवसाय बन गया था जिसमें से वो सबसे ज्यादा महत्व कृषि पर देने लगे और लोहे से बनी वस्तुओं को वो क्या करने लगे, नियमित तरीके से आदान प्रदान करने लगे, जिससे उनको बहुत बड़ा जो है फायदा मिलने लगा, जिसमें से इनकी आर्थिक व्यवस्था और अच्छी हो गई। ये जो था, तो अब यहां से देखिएगा आर्थिक व्यवस्था जब इनकी अच्छी हुई तो इसमें जो राजा होता था, राजा का भी जो सिस्टम जैसा चलता था, कहने का मतलब आपको बताया गया था पहले वाले वीडियो में कि राजा उतना ज्यादा मतलब जो है शक्तिशाली नहीं रहता था। एक कबीलाई जीवन उनका रहता था, उसी में से एक राजा को जो है बहुत ही कम निर्णय लेना या बहुत ही कमजोर हिसाब से कह सकते हैं माना जाता था। लेकिन अब जो जैसे ही उत्तर वैदिक काल का समय आता है, उस उत्तर वैदिक काल के समय में यहां पर जो है अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। जैसे ही अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है तो राजा जो है, राजा का राजपाट चेंज हो जाता है। जैसे ही राजा का जो है राज करने का जो राजतंत्र होता है वो परिवर्तित होता है तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे ही राजा को बहुत बड़ा निर्णय लेने का समय जो है निर्णय लेने का मौका मिल जाता था, तो राजा का यहीं से जो है हम कह सकते हैं कि समाज उनका जो है बढ़ता गया। जब राजा के बाद समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और जैसे ही समाज में परिवर्तन हुआ तो वहां से धर्म जो है चलने लगा कि धर्म कैसे क्या नहीं रहेगा। तो अब हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड राजनीतिक जीवन के बारे में कि जो हमारे उत्तर वैदिक काल के
जो जनप्रिय लोग थे उन जनप्रिय लोगों के जो है राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि मतलब राजा जो अपना राजतंत्र व्यवस्थित करता था या फिर हम कह सकते हैं कि अपने समाज को व्यवस्थित करता था, वो किस प्रकार से व्यवस्थित करता था। देखिएगा, जन का आकार बड़ा हो गया था। जन का आकार का मतलब बड़ा होने का मतलब लोगों का जो यहाँ पर राजनीतिक जीवन में जब इनकी व्यवस्थाएं जब बदलती गई तो जन का आकार मतलब लोगों का जो आकार था, कहने का मतलब जो उनका रहन सहन कह सकते हैं, हर एक चीज में जो है परिवर्तन होता गया, बदलता गया और बड़ा होता गया। यहां से भारत और पुरु मिलकर कुरु जनपद का निर्माण किए, कि मतलब जहां पर छोटे छोटे लोग जो है समझदार हो गए, सारी चीजों में अपने हक के लिए लड़ने लगे, सारी चीजों के लिए लड़ने लगे, तो यहां से जो है कुरु जनपद का जो है अधिकार इनको मिल गया। और राजा का महत्व देखिएगा, यहां से राजा के महत्व में क्या परिवर्तन होता है। राजा के महत्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन यह होता है कि शक्ति में वृद्धि, किसमें? शक्ति में वृद्धि हो जाता है। शक्ति में वृद्धि हो जाता है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी हो गई थी और वंशानुगत हो गया था। क्या हो गया था? वंशानुगत हो गया था। वंशानुगत का मतलब यह है कि अब राजा का बेटा राजा ही बनेगा। ऐसा पहले पूर्व वैदिक काल में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी। इस उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत होने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि जब इनका अर्थव्यवस्था का सिस्टम मजबूत हो गया तो राजा का बेटा ही राजा बनने लगा था, तो ये वंशानुगत हो गया था। राजा के अधिकार बढ़ने से सभा समिति का महत्व कम हो गया। इन लोगों ने जो पूर्व वैदिक काल में सभा समिति का आयोजन किया था, सभा समिति बनाई थी एक, उसका महत्व बहुत कम हो गया था क्योंकि अब सारे डिसीजन जो है वो राजा ही लेता था। अब यहां से हम देखेंगे रत्निन की संख्या बढ़ गई। रत्निन जो है हमारा वो है जो राजा का सलाहकार, हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो राजा को सारी बातों को जो है डिस्कस करना या सजेशन देना, सलाह देना, तो रत्निन की संख्या बढ़ गई थी, 17 हो गई थी। कर व्यवस्था का विचार हुआ का मतलब ये हो गया कि पहले क्या था, पूर्व वैदिक काल में कर जो है स्वेच्छा से दिया जाता था, अपनी इच्छा अनुसार जितना जो है राजा को दे दिया जाता था उतना ही वहां पर वो लोग क्या करते थे, मान लेते थे। लेकिन यहां पर कर व्यवस्था का विचार हुआ कि अब जो है स्वेच्छा से कर की जगह नियमित कर दिया गया। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पहले स्वेच्छा से कर दिया जाता था, लेकिन अब राजा के अनुसार उनके राजतंत्र में या उनके समाज में एक नियमित जो है कर दे दिया गया कि इतना फिक्स कर दिया गया कि इतना कर आपको देना है, वो चाहे जिस चीज से रिलेटेड हो। अब यहां सेना एवं न्याय पूर्णतः स्थायी नहीं था। अगर हम सेना और न्याय की बात करेंगे तो सेना और न्याय कोई मतलब स्थायित्व इसका कोई नहीं था, कोई पूर्णतः स्थायी नहीं था, सारा चीज बढ़िया अच्छी तरीके से चल रहा था। तो ये था हमारा उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, जो हमारे जनप्रिय लोग थे उत्तर वैदिक काल में 1000 BC के आसपास के, तो इनका ये राजनीतिक जीवन था, ऐसे ये लोग अपना राजनीतिक जीवन व्यतीत करते थे। अब हम दोस्तों बात करेंगे इनके सामाजिक जीवन के बारे में। तो सामाजिक जीवन में हम देखते हैं कि इनका परिवार फिर ग्राम बढ़ा, फिर विश्व, फिर जन। कहने का मतलब जो इनका परिवार था, छोटे छोटे पहले लोग कबीला बनाकर रहते थे, तो जब परिवार से परिवार बढ़ते गए, लोग जब धीरे धीरे एक परिवार में संख्या बढ़ती गई तो परिवार से एक ग्राम बनाया इन लोगों ने। क्या बनाया? ग्राम बनाया। फिर ग्राम से इन लोगों ने एक विश्व बनाया। क्या बनाया? विश्व। और विश्व से इन लोगों ने बनाया जन का मतलब यहां से क्या हो जाएगा? जन का मतलब यहां से हो जाएगा कि एक जिला, जैसे जिला होता है वैसे यहां पर जन को जो है माना जाता है। तो अब यहां देखिए, अब वर्ण जन्म आधारित का मतलब यह है कि जो जिस वर्ण में जन्म लेता है वो अब उसी वर्ण में जो है कहलाया जाएगा। पहले ऐसा कोई निश्चित क्रम नहीं था कि भैया आप क्षत्रिय में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप
छत्री में ही रहोगे। पूर्व वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब यहाँ उत्तर वैदिक काल में वर्ण के जन्म मतलब वर्ण जन्म आधारित, मतलब जो जिस वर्ण में आप जन्म लिए हो, कहने का मतलब अगर आप ब्राह्मण में जन्म लिए हो, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो तो आप ब्राह्मण कुल के ही कहलाओगे। अगर आप क्षत्रिय में जन्म लिए हो तो क्षत्रिय के कुल कहलाओगे। वैश्य कुल में जन्म लिए हो तो वैश्य कहलाओगे। अगर शूद्र में जन्म लिए हो तो शूद्र कहलाओगे। तो यहाँ से ही जो है इनका अलग अलग कार्यक्रम कह सकते हैं कि बंटवारा होने लगा कि जो ब्राह्मण का कार्य अलग हो गया, क्षत्रिय का अलग, वैश्य का अलग, शूद्र का अलग। ऐसे ही इनके जो है परिवर्तन होते चले गए। तो ये था इनका जो है जन्म आधारित, जन्म पर आधारित। अब गोत्र की बात करेंगे तो इनका जो गोत्र था वो गौधन एकत्र होना। गौधन एकत्र होना का मतलब ये है जो भी इनके परिवार थे, वो एकत्र होकर एक यूनिटी बनाकर रहते थे और सारे एक दूसरे को सहयोग करते थे। अब यहां से हम बात करेंगे आश्रम की। आश्रम की व्यवस्था शुरुआत, आश्रम व्यवस्था की शुरुआत थी। उसी ड्यूरेशन में जो है यहाँ आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? आश्रम व्यवस्था की। देखिएगा हम लोग बात करेंगे आश्रम व्यवस्था में इन्होंने 4 प्रकार के आश्रम जो है, आश्रम में 4 प्रकार के इन्होंने रखा। तो पहला हमारा था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है 0 से 25 वर्ष के जो है लोगों को ब्रह्मचर्य सिखाया जाता था ब्रह्मचर्य में, और 25 से 50 वर्ष के बीच के व्यक्ति को जो है गृहस्थ जीवन सिखाया जाता था। वानप्रस्थ में जो है 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ सिखाया जाता था, और 75 से 100 वर्ष तक जो है संन्यास लेना, कि आप जो है पहले आप ब्रह्मचर्य मतलब बाल अभी जब छोटे हैं तो आप अपने हिसाब से मैनेज करें, उसके बाद गृहस्थ जीवन आ जाता है, फिर वानप्रस्थ जीवन आ जाता है, 75 से 50 वर्ष फिर संन्यास। आप जो है शादी ब्याह आपकी हो चुकी है, सब कुछ हो गया है, उसके बाद आप संन्यास ले लीजिए, आराम से जीवन यापन करिए, मरने का इंतजार करिए। तो ये आपका संन्यास में आता है। अब यहां पर देखिए गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ माना गया। क्या माना गया? गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ माना गया। और यहां देखेंगे स्त्री की स्थिति में गिरावट, स्त्री की स्थिति में जो है गिरावट हो जाती है। देखिएगा स्त्री की स्थिति में गिरावट समिति, तो विदथ में भागीदारी नहीं। जो पहले पूर्व वैदिक काल में जो सभाएं होती थी या कोई भी भाग लिया जाता था, कोई भी कार्यक्रम होता था तो उसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं हुआ। उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियां थीं उनकी भागीदारी नहीं होती थी, और यहीं से पर्दा प्रथा आदि की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? पर्दा प्रथा आदि की शुरुआत हुई। यहां से देखेंगे तो मैत्रेय, गार्गी और कात्यायनी ये नाम जो है प्रचलित हैं उत्तर वैदिक काल में, इसको आप याद कर लीजिएगा। यहां देखेंगे दास, भोजन, मनोरंजन, विवाह, अनुलोम प्रतिलोम। कहने का मतलब दास प्रथा चालू हुई। भोजन मनोरंजन, जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे वो भोजन भी करना बहुत अच्छे तरीके का भोजन करना पसंद करते थे, उनको मनोरंजन बहुत ज्यादा जो है पसंद था। और विवाह में अनुलोम प्रतिलोम। अनुलोम प्रतिलोम का मतलब यहाँ से अनुलोम का मतलब जो है उच्च कुल की लड़की और निम्न कुल का लड़का, और प्रतिलोम का मतलब निम्न कुल का लड़का और उच्च कुल की लड़की जो है इसमें विवाह का प्रचलन था। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्थिक जीवन के बारे में। तो इनका आर्थिक जीवन कैसा था उत्तर वैदिक काल के लोगों का? तो देखिएगा प्रमुख व्यवसाय कृषि। इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था, और जो इनकी कृषि है लोहे की खोज के आधार पर इनकी कृषि जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चलने लगी। तो इनका जो आर्थिक जीवन था बहुत ही अच्छे से व्यतीत होने लगा था। और काठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का वर्णन है। काठक संहिता है एक, उसमें जो है 24 बैल वाले हलों का वर्णन बताया गया है कि जो 24 बैल हैं, 24 बैलों का हल उसमें जो है उसका वर्णन किया गया है। और इनका दूसरा प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। दूसरा प्रमुख व्यवसाय इनका क्या था? पशुपालन। अब देखिएगा उद्योग व्यापार का विकास हुआ,
इनका जो है जैसे ही लोहे की खोज हुई तो लोहे की खोज के आधार पर इन लोगों ने उद्योग व्यापार पर जो है विकास हुआ और ये लोग विदेशी व्यापार का प्रमाण मिला। विदेशी व्यापार का प्रमाण मतलब ये लोग जो है विदेशों से अपना व्यापार शुरू कर दिए, लेन देन शुरू कर दिए और सिक्के का प्रचलन नहीं था। कहने का मतलब यहां से दोस्तों यह है कि सिक्के का प्रचलन उतनी टाइम मतलब उत्तर वैदिक काल में 1000 BC के आसपास सिक्के का प्रचलन नहीं था। देखिएगा इसके बाद आपका आता है इस काल में आर्थिक प्रगति से नगरीकरण प्रारंभ हुआ। पूर्व वैदिक काल में आपको बताया गया था कि जो यहां पर इनकी जो आर्थिक प्रगति थी वहां पर आपको ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण जो है तरीके से पूरा मिला, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में इनका नगरीकरण प्रगति हुई और नगरीकरण तरीके से इनका जो है प्रारंभ हुआ। दोस्तों इनके अब हम धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं। देखिएगा धार्मिक जीवन इन लोगों का जो है कैसा था। ये लोग जो है कह सकते हैं कि राजनीतिक जीवन में जो है कैसे इन लोगों ने अपना सिस्टम को कैसे अपने ढाल कर रखा, सामाजिक जीवन में कैसे अपने तरीके से मैनेज किया, आर्थिक जीवन में इन लोगों ने व्यवसाय करके, कृषि करके, खेती करके आगे जो है बढ़ने का प्रयास किया। अब हम बात करेंगे इनके धार्मिक जीवन की, तो उत्तर वैदिक काल के में जो है जनप्रिय लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखा करें और अगर आप लोगों को अच्छे से वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करें। यहां देखिएगा यज्ञ कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया। यज्ञ करने का मतलब यह है कि पूजा पाठ और यज्ञ हवन वगैरह इन सब का जो है प्रचलन शुरू हो गया था। और कर्म कांडों का महत्व का मतलब यह है कि आप जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। तो यहां से कर्म अच्छे कर्म करने का प्रचलन भी शुरू हो गया था। ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष का दौर शुरू हो गया था कि मतलब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ही रहेंगे, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय कुल में ही हम रहेंगे। प्रमुख देवता इनका जो है प्रमुख देवता सृजन मतलब प्रजापति, सृजन के देवता को प्रमुख देवता ये लोग मानते थे। विष्णु पोषण एवं रक्षक देवता, विष्णु को जो है ये लोग पोषण एवं रक्षक देवता मानते थे। उत्तर वैदिक काल में इन लोगों के देवता जो थे, इन देवताओं की पूजा पाठ करने का और यज्ञ और कर्मकांड करने का प्रचलन शुरू हो गया था। रुद्र की बात करेंगे तो पशुओं का देवता, यहां से ये लोग पशुओं के देवता के रूप में रुद्र को जो है पूजते थे। और वरुण जो है जल के देवता के रूप में वरुण को पूजते थे। शूद्रों के देवता के रूप में पूषण को पूजते थे। और रामसूत यज्ञ प्रतिष्ठ केंद्र, ये रामसूत यज्ञ जो है प्रतिष्ठ केंद्र एक बनाया गया था। वाजपेयी यज्ञ, ये वाजपेयी यज्ञ जो है शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वाजपेयी यज्ञ कराया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ में राज्य का विस्तार कैसे किया जाए, जो है उस राज्य के विस्तार में जो है कैसे राज्य का विस्तार किया जाए, तो इसको अश्वमेघ यज्ञ के रूप में ये लोग पूजा करते थे। यज्ञ के कर्मकांड और बाकी की प्रधानता थी। कहने का मतलब ये है जो यज्ञ ये लोग करते थे उसमें से अच्छे कर्म करने का और भी नए तरीके से जो है सारी चीजों में ये लोग विश्वास करने लगे थे। और यहीं से उत्तर वैदिक काल जो है इनका खत्म होता है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो एक बार फिर से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो या वीडियो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताइएगा। कमेंट जरूर किया करें, कैसे भी आपको वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट जरूर किया करें। तो दोस्तों ये था उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। तो जितनी भी वीडियोस आपको मिले हैं, लगातार वीडियोस आपको मिलते जा रहे हैं। वीडियो में आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं कि लगातार आप वीडियो देखेंगे तभी यहां तक आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो हमारा प्राचीन इतिहास से जो है जितने वीडियो हमने बनाए हैं, हमारा लगभग 5वां की 6वां के लगभग ऐसे ही वीडियो हमारा है, ये 6वां।
तो अब इसके बाद हम लोग फिर आगे महाजनपद के बारे में बात करेंगे, या फिर जो भी हमारा नया टॉपिक है इस टॉपिक के बाद का, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो को, यहीं तक रखा जाता है और फिर मिलते हैं नए वीडियो में, फिर नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।